हिट एंड मिस। भाई जो आज की शीट है इसका टाइटल है हिट एंड मिस। इस इडियम का क्या मीनिंग होता है बेसिकली देखो, ये खुद ही कह रहा है कभी आप हिट करोगे कभी आप मिस करोगे, यानी कभी सक्सेसफुल हो जाता है इंसान कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इसका मतलब है टू बी सक्सेसफुल समटाइम्स। भाई कभी कभी सक्सेसफुल हो जाओगे और कभी कभी सक्सेसफुल नहीं होगे, यानी गलतियों से ही सीखोगे, कोई इश्यू नहीं है। आ जाओ, आज की शीट में बेसिकली एरर डाले हैं, एरर की प्रैक्टिस करते हैं और एक एरर के साथ कितने सारे रूल्स हमें रिवाइज करने होते हैं बेसिकली उस चीज़ को देखते हैं। देखो ये क्या कहता है, कहता है दिस इज़ द सेकंड टाइम, देखो मेरे मुंह से निकल गया, दिस इज़ द सेकंड टाइम दैट द नंबर ऑफ डेली न्यू केसेस हैज़ डिप्ड बिलो 200 सिंस जनवरी 15। भाई ये एक बात कहता है कि ये सेकंड टाइम हो रहा है और आपने सीखा है बच्चों कि सेकंड टाइम, आपने सीखा है सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम, सेकंड के साथ हमेशा आर्टिकल दा लगता है, क्योंकि द फर्स्ट द सेकंड ये सब जो है मेरे, ये सब क्या है बच्चों, ये सब ऑर्डिनल एडजेक्टिव है और ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ दा लगता है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर चीज़ को, एक पर्टिकुलर ऑर्डर को डिफाइन करते हैं, इसीलिए वो डेफिनेट आर्टिकल लेता है। ठीक है, आ जाओ, एरर तो यही था, दिस इज़ द सेकंड टाइम। एक बार इस सेंटेंस में कुछ और चीज़ें सीखते हैं। दैट द नंबर ऑफ डेली केसेस, यहाँ देखो इसका दैट के बाद नंबर आया, द आर्टिकल था, नंबर एक नाउन था, इस नंबर के लिए वर्ब आई हैज़। कैसी वर्ब आई बच्चों, सिंगुलर वर्ब आई। भले इसके बाद मुझे डेली न्यू केसेस दिखा लेकिन फिर भी मेरा सब्जेक्ट क्या रहा, नंबर रहा, क्योंकि ऑफ तो प्रपोजिशन थी, प्रपोजिशन के बाद वो सब्जेक्ट नहीं आता बल्कि प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, आ जाओ, हैज़ डिप्ड। भाई इस डिप का क्या मतलब था, भाई इस डिप का क्या मतलब था, डिप के दो मतलब होते हैं बच्चों। एक तो हम बोलते भी है कि चाय वगैरह में बिस्किट वगैरह डिप करके नहीं खाते, एक तो वही मतलब होता है। और जब आप चाय में बिस्किट को डिप करते हो तो क्या होता है, वो बिस्किट टूट जाता है और आधा उसके अंदर गिर जाता है। तो इसी डिप का बच्चों जब ये वर्ब की तरह काम करता है, इसका दूसरा मतलब होता है टू प्लंज, टू प्लंज। अब भाई ये प्लंज क्या है, मैंने प्लंज क्या लिख दिया, बच्चों को मीनिंग नहीं पता तो प्लंज भी मैं याद करवा देता हूँ। प्लंज का मतलब भी होता है बच्चों एकदम से गिर जाना, गिर जाना। ये यही तो कह रहा है कि भाई जनवरी 15 के बाद ऐसा दूसरी बार हुआ है कि जो एक्टिव केसेज है वो 200 से भी नीचे आए हैं। प्लंज को मैंने कैसे याद रखा, मैंने याद रखा भाई एक बॉय एकदम से गिर गया, गिर गया तो लोगों ने कहा कैसे गिर गया, तब किसी ने कहा भाई दिखने में तो फिट था पर जो इसके लंग्स थे वो ख़राब थे। भाई अगला स्मोकिंग करता होगा इसीलिए उसके लंग्स ख़राब थे, इसीलिए वो एकदम से गिर गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें कुछ और भी चीज़ें मुझे रिवाइज करवानी थी आपको। हमने सीखा था भाई सिंस के बाद फिनिश्ड टाइम आता है, देख लो, और जब सिंस के बाद फिनिश टाइम आता है तो वो कई बार अनफिनिश टाइम बन जाता है और अनफिनिश टाइम को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। तो देख लो, हैज़ वर्ब लगाई। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा एक आधी चीज़ और देखने वाली थी आपके लिए, दैट द नंबर ऑफ डेली केसेस हैज़ डिप्ड बिलो। हाँ ठीक है, ओके है, इतना ही था। आगे आ जाओ, आगे देखते हैं एक बारी। देखो दिस क्या था, दिस, एक सेकंड, दिस इज द सेकंड टाइम, दिस क्या था बच्चों, दिस हमने सीखा था ना, दिस दैट दीज दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और प्रोनाउन भी होते हैं। यहाँ दिस इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा था बच्चों, और सब्जेक्ट कौन बनता है, या तो नाउन या प्रोनाउन, यानी यहाँ दिस मेरा क्या था बच्चों, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था। ठीक है, और भाई दिस इज़ द सेकेंड टाइम, इज़ क्या थी, इज़ एक मेन वर्ब थी, और जब भी इज एम आर वॉज वर मेन वर्ब बन जाएं तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आता, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। अब आप देख सकते हो क्या दिस ही टाइम था क्या, हाँ बच्चों दिस ही टाइम था, और ये ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव हो सकता है। यहाँ टाइम नाउन था और इस नाउन के लिए मैंने एडजेक्टिव लगाया था सेकंड। अब आओ नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। As India and China started the 9th round of Corps Commander talk on Sunday to address the 9-month-long standoff along the line of actual control in Eastern Ladakh। भाई इसके अंदर कुछ सीखने वाली वो कैब थी। सबसे पहले मैं एरर बता देता हूँ। भाई इंडिया और चाइना दो आर्मीज़ आपस में बात करेंगी तो वो टॉक नहीं करेंगी, वो क्या करेंगी, टॉक्स, यानी वो एक तरह की डिस्कशन करेगी, वार्तालाप करेंगी। ठीक है, ये तो इसका बेसिक सा एरर था। ये सेंटेंस इसलिए डाला गया क्योंकि इसके अंदर सीखने वाले कुछ बहुत ही अच्छे वर्ड थे। देखो सबसे पहले मुझे देखने को मिला स्टैंड ऑफ। अब किसी बच्चे को शायद डाउट आ जाए कि ये ऑफ और अलोंग दो प्रपोजिशन एक साथ कैसे आ गई, तो भाई सुनो,
ऑफ यहाँ प्रेपोजिशन था ही नहीं, हमने सीखा था प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है। अगर ऑफ प्रेपोजिशन होता तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन चाहिए था, लेकिन इसके बाद तो एक और प्रेपोजिशन है, यानी ये ऑफ इस वर्ब के साथ फिक्स था और ये फ्रेजल वर्ब थी। ऑफ प्रेपोजिशन नहीं था तो प्रेपोजिशन क्या थी? प्रेपोजिशन तो अलोंग थी, और देख लो अलोंग के लिए उसका नाउन भी आ गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, स्टैंड ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टैंड ऑफ का मतलब क्या होता है? देखो इसको वर्ड को ही देखो, स्टैंड ऑफ। ये कह रहा है दो आदमी एक दूसरे के सामने खड़े हैं, स्टैंड है और दोनों का मूड ऑफ है, यानी अब इस सिचुएशन से निकलने का कोई रास्ता नहीं है भाई। स्टैंड ऑफ वही सिचुएशन होती है कि बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं, अब झगड़ा भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, इस चीज़ को बोलते हैं स्टैंड ऑफ, या कहते हैं टाई या फिर डेड लॉक। डेड लॉक क्या होता है भाई? डेड लॉक होता है कि आप किसी जगह पर लॉक हो गए और अब जब डेड हो जाएंगे हम तभी उस जगह से बाहर निकल पाएंगे, इतने कोई रास्ता ही नहीं है, यानी स्टैंड ऑफ का मतलब होता है कोई रास्ता है ही नहीं। इसी स्टैंड ऑफ को देख के मुझे एक नाउन याद आ गया जब मैं तैयारी करता था, स्टैंड ऑफ नहीं, स्टैंड ऑफिस। ये नाउन नहीं, ये एक एडजेक्टिव है बच्चों। ये क्या है? स्टैंड ऑफिस, ये एक एडजेक्टिव है। ये क्या होता है स्टैंड ऑफिस? स्टैंड ऑफिस एक आदमी होता है भाई, आदमी हो जाए या कोई वुमेन हो जाए, लेकिन वो कैसा है? वो थोड़ा सा अनफ्रेंडली है, वो किसी के साथ बातचीत नहीं करता, चुपचाप अपने काम में रहेगा, अकेला रहेगा, अनफ्रेंडली पर्सन है, अनसोशेबल है। तो स्टैंड ऑफिस का मतलब क्या होता है बच्चों? अनफ्रेंडली। क्या मीनिंग होता है इसका? अनफ्रेंडली। और अगर इसी वर्ड को याद करने की बारी आई भाई, तो मैंने इसे कैसे याद किया था? जब मैं तैयारी करता था मैंने इस स्टैंड ऑफिस को कैसे याद रखा था जी? स्टैंड ऑफिस। स्टैंड ऑफिस को भाई, स्टैंड ऑफिस को मैंने कैसे याद रखा था? मैंने याद रखा था कि ये बंदा ऑफिस में जाके स्टैंड यानी अकेला ही खड़ा रहता है, किसी से ऑफिस में बातचीत करता ही नहीं। क्या नहीं करता भाई? क्योंकि इस बंदे को किसी से बोलने की आदत ही नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। इतने ही वर्ड्स थे। एक और वर्ड मुझे यहाँ देखने को मिला बच्चों, एक और वर्ड मुझे यहाँ देखने को मिला। मुझे यहाँ वर्ड मिला कोप्स। भाई इस कोप का मतलब क्या होता है? इस कोप का मतलब होता है डिवीज़न इन आर्मी। भाई आर्मी की कोई सैनिक टुकड़ी या सिपाहियों की टुकड़ी जब किसी चीज़ को करती है उसे कोप्स कहते हैं, डिवीज़न इन आर्मी। उस चीज़ के लिए ये वर्ड यूज़ होता है। भाई इसी कोप को देख के मुझे एक रूट वर्ड और याद आ रहा है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इन्हीं रूट वर्ड को, भाई इसी कोप से मुझे एक और रूट वर्ड याद आया, कोप। इस कोप रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है बच्चों? इस कोप रूट वर्ड का मीनिंग होता है रिलेटेड टू बॉडी। ये एक रूट वर्ड है और इस एक वर्ड को याद करने से 8-10 वर्ड सीधे सीधे याद हो जाते हैं। कोप का मतलब होता है भाई रिलेटेड टू बॉडी। देखो कहते भी है स्कूल में ना आजकल कॉर्पोरल पनिशमेंट बैन है। कौन सी पनिशमेंट बैन है बच्चों? कॉर्पोरल, एल यानी एडजेक्टिव, और कौन सी? कॉर्पोरल। भाई बॉडी से रिलेटेड पनिशमेंट बैन है, यानी बच्चे को मार पीट नहीं सकते आप, फिजिकल पनिशमेंट बैन है। देखो इसी कोप से एक रूट वर्ड निकल कर आया मेरे पास, ये कॉर्पोरल। और इसके अलावा इसको देख के मेरे पास एक और वर्ड आ गया बच्चों, कुछ इसी तरह की सेंस देता। इसे हम बोलते थे कर्नल। भाई मैं तो इसे कर्नल की तरह याद रखता था कि जो कर्नल साहब है वो हमेशा ही भाई बॉडी से रिलेटेड पनिशमेंट देते हैं। तो इस कर्नल का मतलब भी होता है बच्चों रिलेटेड टू बॉडी, यानी फिजिकल, रिलेटेड टू बॉडी। इसके अलावा इसी कर्नल से एक और वर्ड मेरे पास निकल कर आया बच्चों, कार्निवोरस। कैसा वर्ड निकल कर आया भाई? कार्निवोरस। अब आप देखो मेरी बात वेरीफाई हो गई। कार्निवोरस, देखो कार्न, इसी कान से तो हमने सीखा था भाई बॉडी। कर्नल क्या था? रिलेटेड टू कान, और इस कारण का मतलब भी होता है बॉडी, यानी जो मांस खाते हैं, जो मीट वगैरह खाते हैं, उस चीज़ में ये वर्ड यूज़ होता है। उन्हें कार्निवोरस कहते हैं क्योंकि वो बॉडी, भाई किसी की बॉडी तो खा रहे हैं, किसी जानवर की बॉडी खा रहे हैं। इसके अलावा एक और वर्ड मेरे दिमाग में आया, वर्ड था कार्निवल। कार्निवल। भाई अब इस कार्निवल से कंफ्यूज मत होना बॉडी से। इस कार्निवल का मतलब होता है एक तरह का फेस्टिवल, एक तरह का फेस्टिवल। क्रिसमस कार्निवल सुना होता है बहुत बार, कहीं न्यूज़पेपर वगैरह में देखने को मिल जाएगा क्रिसमस कार्निवल। कार्निवल का मतलब ही होता है फेस्टिवल। कई बार ये पिज़्ज़ा वगैरह वाले नहीं होते शहर में हमारे, ये भी पिज़्ज़ा के जो अपने वो पैम्फलेट्स वगैरह छपवाते हैं उन पे भी लिखते हैं पिज़्ज़ा कार्निवल, कि भाई कोई फेस्टिवल चल रहा है और पिज़्ज़ा खाओ। पिज़्ज़ा कार्निवल मतलब ऐसा कार्निवल जब सब पिज़्ज़ा खाएंगे। तो ये उस सेंस में वर्ड यूज़ होता है। आ जाओ आगे देखते हैं।
द हेड ऑफ, इसमें एरर बता दिया था क्या, इसमें एरर बता दिया, टॉक्स था। द हेड ऑफ वन ऑफ द बॉर्डर विलेजेस क्लेम्ड दैट चाइनीज व्हीकल्स वर यूजिंग इंडियन रोड्स टू एंटर इनटू इंडियन टेरिटरी। भाई देख के ही एरर पता लग गया, एंटर के साथ इनटू प्रपोजिशन नहीं आती। देखो जब किसी टेरिटरी में, किसी हाउस में जाते हो आप, भाई किसी ऐसी जगह जा रहे हो जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, किसी हाउस में जा रहे हो तो उस हाउस को देख सकते हो ना भाई। किसी टेरिटरी में जा रहे हो, किसी बिल्डिंग में जा रहे हो, यानी किसी प्लेस पर जा रहे हो बच्चों, तो वो एंटर प्रपोजिशन नहीं लेते, एंटर के साथ इनटू प्रपोजिशन नहीं आती। यानी एंटर इनटू प्रपोजिशन को नहीं लेता बच्चों जब आप किसी प्लेस पर जा रहे हो। आई एंटर्ड इनटू द टेम्पल, ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस गलत है। आप सीधा कहोगे आई एंटर्ड द टेम्पल, भाई मैं मंदिर के अंदर चला गया, क्योंकि आप किसी प्लेस पर जा रहे हो। और क्यों नहीं लेता, मैं बता दूंगा आपको क्यों नहीं लेता बच्चों, क्योंकि जब इस तरह की सेंस देते हैं तब ये एंटर जो होता है ये ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करता है, और ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करता है तो भाई ऑब्जेक्ट जोड़ने के लिए कोई प्रपोजिशन की आवश्यकता नहीं रहती। यानी एंटर के साथ इनटू नहीं आएगा जब किसी प्लेस पर जाओगे, लेकिन जब किसी बिजनेस की डील में जा रहे हो आप तो लगा देगा एंटर इनटू डील, भाई मैं भी उस डील के अंदर आ गया। एंटर इनटू बिजनेस, भाई मैं भी उस बिजनेस के अंदर आ गया। अब क्या, मुझे एक बात बताओ, इस डील को आप देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते बच्चों। इस बिजनेस को देख सकते हो? ये नहीं देख सकते, ये भी एक नॉट विजिबल थिंग है। यानी इस तरह की चीज़ में जब आप एंटर होते हो, किसी प्लेस को तो देख सकते हो, जब उस तरह की चीज़ पे जाते हो तो एंटर इनटू प्रपोजिशन नहीं लेता, और जब डील या बिजनेस या एग्रीमेंट इन तरह की चीज़ों में आप घुसते हो तो बच्चों वो प्रपोजिशन लेता है। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है उर्गेन तैस्वांग, भाई ये नाम है किसी का, कैसे पता लगा नाम है? इसके सारे कैपिटल थे, यू भी कैपिटल और ये भी कैपिटल। उर्गेन तैस्वांग द नंबरदार, नंबरदार यानी विलेज हेड है ऑफ कोयल, कोयल कोई विलेज है कैकजंग उनकी जगह पे, वन ऑफ द लास्ट सेटलमेंट्स इन द डेमचोक सेक्टर। भाई ये कह रहा है कि उर्गेन तैस्वांग एक आदमी है, और वो आदमी कौन है देखो उसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल रहा है, 2 कोमा डाल के बता रहा है कि वो आदमी कौन है। भाई वो आदमी नंबरदार है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को एक बारी मैं हटा सकता हूँ। विलेज का नंबरदार है, और विलेज कैसा है देखो, फिर 2 कोमा, विलेज कैसा है? विलेज वन ऑफ द लास्ट सेटलमेंट्स, भाई अभी अभी इस विलेज को बसाया गया, यानी लास्ट ही हाल फिलहाल में जो विलेज वहाँ पर बसाया इस्टेब्लिशमेंट की है वो यही विलेज है, तो इसे भी एक बारी हटा सकता हूँ। शेयर्ड ए वीडियो, इसने क्या करा भाई? शेयर्ड ए वीडियो, इसने एक वीडियो शेयर की है, ठीक है, विद द हिंदू, हिंदू न्यूज़पेपर के साथ, डेटेड दिसंबर 16, 2020, ठीक है, वेयर 2 चाइनीज व्हीकल आर सीइंग बीन टर्न्ड अप बाय ए ग्रुप ऑफ लोकल एंड सिक्योरिटी पर्सोनल। भाई इस बंदे ने हिंदू न्यूज़पेपर के साथ एक वीडियो शेयर की है। वैसे तो न्यूज़पेपर की बहुत गलत बात है, इस बंदे का सीधा सीधा नाम दिखा दिया, ऐसे नाम नहीं दिखाते अगर कोई आपके साथ कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करता है तो, फिर भी इन्होंने दिखा दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने वीडियो शेयर की जहाँ पर क्या हो रहा है, जो लोकल है और कुछ हमारे आर्मी के पीपल जो है, सिक्योरिटी पर्सनल हैं, उन लोगों ने चाइनीज़ व्हीकल को पलटते हुए देखा जा रहा है। भाई चाइनीज़ व्हीकल के साथ तोड़फोड़ कर रहे हैं। यहाँ बेसिकली एरर क्या लगा? यहाँ एरर लगा पर्सनल, भाई पर्सनल नहीं, यहाँ होना था पर्सोनल। भाई पर्सोनल, पर्सनल के पीछे तो एल लगा है, हमने सीखा है जिस चीज़ के पीछे एल होता है और वो एडजेक्टिव होता है, यानी रिलेटेड टू पर्सन। मैं कह सकता हूँ ये मेरी पर्सनल आइटम है, इसको आप यूज़ मत करो। पर्सनल मतलब रिलेटेड टू ए पर्सन, भाई किसी एक पर्सन से रिलेटेड है। पर्सनल का तो वही मतलब है, रिलेटेड टू ए पर्सन, भाई मेरी पर्सनल आइटम है। और पर्सोनल का मतलब होता है बच्चों एम्प्लॉयज़, पर्सोनल का मतलब होता है एम्प्लॉयज़। भाई आर्मी और पुलिस के लिए ये वर्ड ज़्यादातर यूज़ होता है, आर्मी पर्सोनल या पुलिस पर्सोनल, जो कर्मचारी लोग हैं उनके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ सेंटेंस कहता है मिस्टर उर्गेन हु शॉट दी वीडियोज़। भाई मिस्टर उर्गेन, अब देखो उसके बारे में फिर इंफॉर्मेशन दे रहा है। भाई कौन है मिस्टर उर्गेन? जिसने वीडियोज़ बनाई। हु शॉट दी वीडियोज़, टोल्ड दी हिंदू, उसने हिंदू को बताया दैट व्हेन दी नोमैड्स वेंट फॉर, भाई जब नोमैड्स गए थे, वेंट फॉर विंटर ग्रेजिंग दिस ईयर्स, चाइनीज़ पीपल आस्क देम टू वैकेट द एरिया। भाई जब ये नोमैड्स जो थे ना, नोमैड्स होता है बंजारा, इसके ऊपर अभी डिस्कशन कर लेंगे। जब ये अपने जानवरों को चराने के लिए गए तो जो चाइनीज़ पीपल थे उन्होंने कहा भाई एरिया खाली कर दो, ये तो हमारा एरिया है। एरर देखने को मिला दिस, देखो भाई जानते हैं दिस, दैट, दीज, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है। यहाँ पर एडजेक्टिव है,
क्यों एडजेक्टिव है बच्चों? क्योंकि इसके बाद कोई ना कोई नाउन आ रहा है। अगर ये दिस किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता तो ये प्रोनाउन हो जाता। इसी तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, अगर सब्जेक्ट बन रहा है तो प्रोनाउन है और इसके बाद नाउन आ रहा है तो एडजेक्टिव है। लेकिन बच्चों दिस के बाद सिंगुलर नाउन आना चाहिए। मैं कह सकता हूँ दिस कार, मैं कह सकता हूँ दिस चैप्टर, मैं आपसे कह सकता हूँ बच्चों दिस बॉय, यानी दिस एक पर्टिकुलर की तरफ इशारा करता है। तो भाई दिस ईयर्स नहीं, मुझे बोलना चाहिए था दिस ईयर, इस साल। ठीक है, कुछ सीखने वाले वर्ड्स आए इस नोमैड को देख के मेरे दिमाग में। भाई नोमैड क्या होता है? भाई नोमैड होता क्या है? भाई इस नोमैड को देख के मुझे कुछ वर्ड याद आ गए। नोमैड का मतलब होता है बंजारा। भाई बंजारा क्या होता है? जो इधर उधर घूमता रहता है, जिसके पास घर नहीं है, रहने का कोई ठिकाना नहीं है, बेसिकली उसका कोई एड्रेस फिक्स नहीं है, सीधी सी बात है। तो इस नोमैड के कुछ सिनोनिम्स भी होते हैं। भाई इस नोमैड का एक सिनोनिम मेरे पास आता है वैगेरेंट। वैगेरेंट, इसको याद रख लेना भाई, मेरे पास इसका कोई तरीका नहीं है, मैंने तो सीधा ही याद रख लिया था। अब मुझे याद ही नहीं कि मैंने इसका रट्टा कैसे लगाया था। वैगेरेंट, 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 वैगेरेंट। हाँ, वैसे मैंने यूं रट्टा लगाया था, मुझे थोड़ा सा याद आ गया। वैग्यू होता है कोई चीज़ अनक्लियर हो, जिसका पता नहीं। मैं कहता हूँ ये वैग्यू है और इसके पास रेंट, भाई किराया देने के लिए भी पैसे नहीं है, इसीलिए इसके पास कोई घर वगैरह नहीं है और ये इधर उधर भटकता रहता है। ठीक है, इसी का एक और सिनोनिम मेरे पास आता है बच्चों, ट्रैम्प। देखो ट्रैम्प का भी वही मतलब होता है, जिसके पास घर या ठिकाना नहीं है, इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन इसका मतलब एक और भी होता है, इसका मतलब होता है एक जर्नी, ए जर्नी ऑन फुट। भाई जब कोई पैदल यात्रा करता है, पैदल यात्रा कौन करता है? भाई बंजारे वगैरह पैदल ही तो चलते हैं, वो कोई बाइक वगैरह स्कूटी वगैरह लेके थोड़ी चलते हैं, पैदल ही यात्रा करते हैं। तो उस सेंस में भी ये वर्ड यूज़ हो जाता है। और इसे मैंने कैसे याद रखा ट्रैम्प को? मैंने ट्रैम्प को यूँ याद रखा था भाई कि एक पोस्ट होती है तहसील में, TRA, तहसील रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे करके कुछ होती है, और MP। एक लड़का है, वो पहले तो कहता था भाई मैं TRA बनूंगा, फिर वो कहता था नहीं नहीं TRA नहीं, मैं तो MP बनूंगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनूंगा, और वो कुछ भी नहीं बन पाया, इसीलिए आज वो बंजारों की तरह भटक रहा है। इस तरीके से मैंने इसे लिंक कर लिया था। नेक्स्ट सेंटेंस एक बारी हम पढ़ते हैं बच्चों। ऑन December 10, देखो ये मेरे व्हेन का आंसर है, मैं कहता हूँ व्हेन, आप कहोगे ऑन December 10, यानी ये एक एडवर्ब है। और हमने सीखा भी था सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोमा लगा हुआ वर्ड ज़्यादातर केसेस में क्या होता है बच्चों? एडवर्ब होता है। आ जाओ। ऑन December 10 सम विलेजर्स वेंट देयर, कहाँ गए? देयर, ये देयर किसका काम कर गया भाई? वेयर का आंसर, ये भी एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। ऑन December 10 सम विलेजर्स वेंट देयर एंड सो दैट द Chinese had entered Indian territory and had transgressed more than 1 किलोमीटर फ्रॉम दी बॉर्डर। सीखने वाली बात आई, इंडियन टेरिटरी को देख सकते हो, इसीलिए एंटर वर्ब के साथ इसने इनटू नहीं लगाया। ये बिल्कुल ओके, सही तरीके से चल रहा है। आगे आ जाओ। एंड हैड ट्रांसग्रेस्ड मोर देन, भाई सबसे पहले तो एरर देख लो, यहाँ ये वाला देन आना था, मोर देन। ये वाला देन तो भाई सिचुएशन बताता है और ये कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ होता है। भाई कितने आगे आ गए? 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा आ गए, इसीलिए ये देन नहीं, ये वाला THAN आना था। सीखने वाली बात यहाँ निकल कर आई बच्चों, एक वर्ड दिखा ट्रांसग्रेस्ड, एक वर्ड दिखा बच्चों ट्रांसग्रेस्ड। ट्रांसग्रेस्ड का मतलब ही होता है टू वॉयलेट। भाई आप किसी चीज़ को वॉयलेट कर रहे हो, भाई सीधी सी बात है, हमारी टेरिटरी में आ रहे हो तो हमारे लॉज को, रूल्स को आप क्या कर रहे हो? वॉयलेट कर रहे हो। इसी की तरह से मेरे पास एक और वर्ड निकल आता है इन्फ्रिंज। इसी की तरह मेरे पास एक और वर्ड निकल कर आता है इन्फ्रिंज। कहाँ है वर्ड? इसके साथ एक और वर्ड निकल कर आया इन्फ्रिंज। इसी शीट में कहीं ये वर्ड आपको मिलेगा अभी, इन्फ्रिंज। इन्फ्रिंज का मतलब भी होता है टू गो बियॉन्ड लिमिट। भाई जहाँ तक आपका अधिकार नहीं था आप उससे भी आगे पहुँच गए, टू गो बियॉन्ड लिमिट। इन्फ्रिंज का मतलब भी होता है उस लिमिट से क्रॉस कर जाना। और इन्फ्रिंजमेंट का मतलब भी होता है घुसपैठ। ये इन्फ्रिंज एक वर्ब है बच्चों, ये इन्फ्रिंज एक वर्ब है, और जो इन्फ्रिंजमेंट होता है वो नाउन होता है। कैसे पता लगा भाई? देखो इन्फ्रिंजमेंट ENT, जिसके पीछे ENT आ जाता है वो नाउन होता है, और जिसके पीछे E आता है बहुत सारे केसेस में वो वर्ब की तरह काम करती है, हर बार नहीं, बहुत सारे केसेस में। आगे बढ़ो। Our nomads have not been there for winter graze for the past 2 years due to some illness in the livestock। भाई एक बात बताओ मुझे,
नोमैड से तो मिला है, हैव नॉट बीन देयर भी ओके, फॉर विंटर, फॉर एक प्रपोजिशन थी और प्रपोजिशन के बाद आपको मालूम था कि भाई कोई ना कोई नाउन चाहिए था। अब विंटर, यूँ तो विंटर भी नाउन होता है लेकिन यहाँ विंटर एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा था। भाई कौन सी वाली ग्रेजिंग, कब ग्रेज करवा रहे हो, सर्दियों में, गर्मियों में, कौन से मौसम में, तो ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा था। और ग्रेज तो बच्चों एक वर्ब थी और जब एक वर्ब थी तो मुझे तो मालूम था प्रपोजिशन के बाद नाउन चाहिए था, तो यहाँ मैं क्या लगा सकता था बच्चों, मैं यहाँ ग्रेजिंग लगा देता। इसीलिए तो कहते हैं प्रपोजिशन के बाद जब भी कभी वर्ब आए तो वो आईएनजी फॉर्म में आए, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो जो V1 होगी वर्ब होगी उसके साथ जब आईएनजी लग जाएगा तो वो जीरंड बन जाएगी और जो जीरंड है वो मेरा नाउन की तरह बिहेव कर जाता है और नाउन की तरह बिहेव कर जाता है तो वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। हो गया क्लियर। लाइव स्टॉक तो मालूम ही है भाई, पशुधन, वो एनिमल जिनको हम बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। पीछे किसी एक आर्टिकल में आया था ना कि गवर्नमेंट ने कहा था लाइव स्टॉक को जब्त कर लो, कॉन्फिस्केट कर लो, कुछ ऐसा एरर डाला था ना मैंने। आगे आ जाओ आगे। मिस्टर सिंह हैड सेड देयर वाज नो कॉमन डेलिनिएटेड एलएसी एंड देयर वाज एन ओवरलैप इन द परसेप्शन ऑफ द एलएसी इन मैनी एरियाज। देयर वाज नो कॉमन। आ जाओ, सबसे पहले सीखने वाला वर्ड मिला मुझे एक डेलिनेटेड। डेलिनेटेड, भाई डेलिनेटेड एक वर्ब होती है, डेलिनेटेड एक वर्ब होती है और इसकी सेकंड फॉर्म है ये, यानी इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है डेलिनेट। कैसे याद रखोगे भाई इसको, इसका मतलब होता है टू शो समथिंग या टू प्रूव समथिंग। इसका मतलब होता है टू शो समथिंग या फिर टू प्रूव समथिंग। अगर इस वर्ड को याद करने की बारी आई, इस वर्ब को याद करने की बारी, तो मैंने तो ऐसे याद रखा था कि भाई दिल्ली, दिल्ली मतलब दिल्ली, नीट, अब नीट एंड क्लीन है। जो हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं वो कहते हैं भाई दिल्ली अब नीट एंड क्लीन है, और बीजेपी कहती है हम तो नहीं मानते, दिखाओ पहले, साबित करो, टू शो या टू पोर्ट्रे, दिखाओ। इस तरीके से मैंने याद कर लिया था। एरर की अगर बात आई बच्चों, एरर की बात आई तो मिस्टर सिंह हैड सेड देयर वाज नो कॉमन डेलिनिएटेड। भाई कॉमन तो यहाँ डेलिनिएटेड को क्वालिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था, डेलिनिएटेड को करने के लिए क्वालिफाई कुछ ना कुछ चाहिए था। और कॉमन तो बच्चों एक एडजेक्टिव था। हमने सीखा भी है कॉमन मिस्टेक, अरे ये तो बहुत कॉमन सी मिस्टेक है, सारे ही कर देते हैं, कोई घबराने वाली चीज़ नहीं। या मैं कह सकता हूँ कि बच्चों ये तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है, सारे बच्चे पूछते हैं ये सवाल, यानी ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है, ये कॉमन सी कन्फ्यूज़न है सबको, तो यानी इसके बाद एक नाउन आ रहा है और भाई नाउन आ रहा है तो ये एडजेक्टिव है। अब मैंने बहुत बार क्लासेज में सीखा है बच्चों कि एडजेक्टिव के पीछे ly लगा के उसकी एडवर्ब बना ली जाती है। तो भाई कॉमन अगर मेरा एक एडजेक्टिव है और उसके पीछे अगर मैं ly लगा के कॉमनली बना लूँ तो वो एडवर्ब की तरह काम कर जाएगा, और यही तो मुझे चाहिए, क्योंकि डेलिनिएटेड एक वर्ब है, इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एक एडवर्ब चाहिए, एडजेक्टिव नहीं चाहिए, इसीलिए यहाँ कॉमनली आना था। ठीक है, 9th सेंटेंस एक बारी पढ़ते हैं। प्रिपरेशंस वर ऑन फॉर द ट्रैक्टर रैली एट द सिंगू बॉर्डर ऑन संडे। कहते हैं भाई संडे को जो रैली होनी है उसके लिए तैयारियां पूरी जोरों शोरों से है। कहाँ पर? ट्रैक्टर रैली जो सिंगू बॉर्डर पर होगी। सेंटेंस में क्या कोई एरर दिखा बच्चों? सेंटेंस में मुझे तो एक एरर दिखा, मुझे दिखा अरे दो प्रपोजिशन एक साथ, ये कैसे हो गया भाई, ये अनर्थ कैसे हो गया, दो प्रपोजिशन एक साथ कैसे आ गई? सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं था, सेंटेंस मेरा बिल्कुल ओके था। कैसे ओके था एक बार समझने की कोशिश करो। प्रिपरेशंस वर ऑन, प्रिपरेशंस वर ऑन, भाई मैंने सीखा है प्रिपरेशन एक नाउन है। मुझे कैसे पता लगा? बहुत सारे तरीके हैं। अब तो शन, जिस भी चीज़ के पीछे शन आए वो नाउन है। यूँ भी नहीं समझे तो इसके पीछे एस लगा था बच्चों, जिस चीज़ के पीछे एस लगा के उसका प्लूरल बन जाए वो भी एक नाउन होता है। और अगर बच्चों यूँ भी नहीं समझ पाए तो मैंने देखा सेंटेंस की स्टार्टिंग में था, इसके बाद वर्ब थी, यानी ये मेरा सब्जेक्ट था। और सब्जेक्ट कौन बनता है भाई? सब्जेक्ट तो नाउन बनता है। यानी एक बात तो समझ गए शायद कि प्रिपरेशन तो एक नाउन है, प्रिपरेशंस एक नाउन है। और वर क्या है बच्चों? वर आपकी एक मेन वर्ब है, वर मेन वर्ब है। अब मुझे एक मेरा रूल याद आ गया जो सर ने हम सबको सिखाया था, इज एम आर या फिर वॉज वर के बाद इज एम आर या वॉज वर जब भी कभी मेन वर्ब बन जाएं तो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आता, बल्कि क्या आता है बच्चों? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है भाई? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मेरा नाउन, प्रोनाउन और
एडजेक्टिव हो सकता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मेरा नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव हो सकता है। तो भाई बच्चों ये जो ओन था, ये ओन तो यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा था। ये ओन एडजेक्टिव था। भाई प्रिपरेशन सी ओन थी क्या? प्रिपरेशन सी ओन थी, हाँ बिल्कुल प्रिपरेशन सी ओन थी। यानी ये ओन प्रेपोजिशन नहीं, ये ओन तो एक एडजेक्टिव था। और भाई एडजेक्टिव था तो कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ओके था। यूं भी समझ नहीं आया अगर किसी बच्चे को तो यूं देख लेते, अगर ओन प्रेपोजिशन होता तो भाई अपना वादा तो कभी तोड़ेगा नहीं। वैसे तो प्रेपोजिशन जो होता है सबसे वो होता है, सबसे बेवफा पार्टनर होता है इंग्लिश ग्रामर का, कभी भी किसी चीज़ों को जोड़ देता है। लेकिन फिर भी एक वादा ये भी नहीं तोड़ता भाई, ऑब्जेक्ट तो ये हमेशा लेता ही लेता है। अगर ऑन प्रेपोजिशन होता तो सोच के देखो, ऑब्जेक्ट आना था, और ऑब्जेक्ट आना था तो कोई नाउन चाहिए था, और यहाँ तो कोई भी नाउन था ही नहीं। यानी यहीं से मैं आइडिया लगा गया था कि भाई ऑन के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं, इसीलिए मेरा ऑन प्रेपोजिशन भी नहीं है। प्रेपोजिशन क्या है फिर? प्रेपोजिशन फॉर है। देख लो, इसने अपना ऑब्जेक्ट लिया ट्रैक्टर रैली, फॉर दी ट्रैक्टर रैली। यही था सेंटेंस, बिल्कुल ओके था, कोई भी एरर नहीं था। 10th सेंटेंस को एक बारी पढ़ो बच्चों। फार्मर्स यूनियंस एंड द दिल्ली पुलिस फाइन ट्यून्ड प्लान्स फॉर द ट्रैक्टर parades on 3 routes on Republic Day, with the protesters permitted to enter the capital for about 100 किलोमीटर but restricted to the border area। सीखने वाली बात देखो, जानबूझ के ये 3-4 सेंटेंस डाले एंटर वाले ताकि बात दिमाग में बैठ जाए। भाई कैपिटल जो थी दिल्ली थी, एक जगह थी, एक प्लेस था, इसीलिए इनटू प्रेपोजिशन इस एंटर ने नहीं ली। ये रूल तो हम सीख गए। आगे आ जाओ भाई, एक बात बताओ, फार्मर्स यूनियन हमने सीखा एपोस्ट्रोफे एस के आगे भी नाउन पीछे भी नाउन, आगे वाला नाउन एडजेक्टिव की तरह काम कर जाता है। भाई एक बात मुझे बताओ आप, फार्मर यूनियन ये तो एक एपोस्ट्रोफे एस है, फार्मर यूनियन क्या एक ही किसान की यूनियन है क्या? एक ये बंदा, एक ये किसान है, इसी की यूनियन है, इसकी ये इस यूनियन में भी है, इस यूनियन में, इस यूनियन में, इस यूनियन में। ऐसा नहीं है बच्चों, बहुत सारे किसान हैं, बहुत सारे किसान हैं आपके पास, इसीलिए उन सब की यूनियंस है। यानी यहाँ पर जो आगे वाला नाउन था वो मुझे प्लूरल चाहिए था। यानी एक बात तो मैं आज सीख गया कि भाई यहाँ प्लूरल नाउन चाहिए था, तो मुझे फार्मर्स यूनियन चाहिए था। अब मैं क्या करता बच्चों, फार्मर्स यूनियन चाहिए था, यानी एरर तो फर्स्ट पार्ट में था, आपने मार्क कर लिया होगा, लेकिन इसे करेक्ट कैसे करें भाई बच्चों? क्या मैं यूं लिख सकता था क्या, फार्मर्स और फिर दोबारा एपोस्ट्रोफे यूनियंस? नहीं लिख सकता था। क्यों नहीं लिख सकता था? ये 2 एस एक साथ कुछ अच्छा नहीं दिखता था, आंखों को खटक रही थी ये चीज़, और जो चीज़ आंखों को खटकती है उसे नज़रों से हटा दो। तो भाई इस तरह लिखने से तो बहुत ही अच्छा था बच्चों कि मैं इसे छोड़ देता, एपोस्ट्रोफे का सिर्फ साइन रख लेता। तो इसको करेक्ट करने के लिए मैं इसे कैसे लिखता बच्चों? मैं इसे लिखता फार्मर्स, एपोस्ट्रोफे का साइन और यूनियंस। डबल एस को अवॉइड कर दिया करो एपोस्ट्रोफे एस में, क्योंकि वो चीज़ नहीं जचती, कुछ अच्छी सी नहीं लगती। ठीक है। और इस सेंटेंस के अंदर बताने वाली बात आई फाइन ट्यून्ड प्लान्स। भाई फाइन ट्यून्ड का प्लान का मतलब क्या? देखो ट्यूनिंग होती है ना, हम कहते हैं भाई बहुत ज़बरदस्त ट्यूनिंग है दोनों बंदों के बीच में, बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है इनकी। और फाइन मतलब होता ही है अच्छा, ट्यून तो एक वर्ब थी, यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रही थी, और इसको क्वालिफाई करने के लिए भाई मैंने एडवर्ब लगा दी, फाइन ट्यून्ड प्लान्स। और ये प्लान्स एक नाउन था। भाई कैसे प्लान बनाए? अच्छे से बनाए। किस किस ने मिलके बनाया? भाई दिल्ली पुलिस ने और फार्मर यूनियन ने मिलके प्लान बनाए थे, फार्मर्स की यूनियन ने, कि भाई इसी रास्तों पर हम अपनी रैली ऑर्गेनाइज करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे कहता है a 4-bed hospital on wheels, special tractors fitted with CCTV and lights and measure to ensure no outsider infiltrate the protest site is among several arrangements being made at the Singhu border in the run up to the Kisan Republic। भाई सीखने वाली बात मुझे मिली, मुझे तो पढ़ते ही एरर मिल गया। क्या क्या अरेंजमेंट्स हुई? देखो सेवरल अरेंजमेंट्स हुई, सेवरल के बाद प्लूरल नाउन आता है, सेवरल बॉयज़, सेवरल क्लासेस, सेवरल क्लासरूम्स, सीख गए। सीखने वाली बात मिली, यहाँ वर्ब लगाई इज़ वर्ब आई तो सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट देखो कितने सारे हैं। क्या क्या सुविधाएं हैं बच्चों? एक 4 बेड का हॉस्पिटल है, स्पेशल ट्रैक्टर्स है जिनके अंदर CCTV भी है, लाइट्स भी है, और भी कई सारे स्टेप्स है। यानी सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है, और भाई सब्जेक्ट प्लूरल है तो एग्रीमेंट तो निभाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो निभाएंगे। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगाओ, इसीलिए यहाँ आर लगा देते, इज हटा के सेंटेंस बिल्कुल ओके हो जाता। एक चीज़ मुझे और सिखानी थी, रनअप। भाई रनअप क्या होता है? हम बोलते भी हैं कि भाई ये सेकंड रनर अप है, बोलते हैं ना। रनअप का मतलब होता है कि भाई
कोई इवेंट है जो किसी ठीक चीज़ से पहले हो जाए। रन अप का मतलब ही होता है भाई कोई इवेंट है जो उससे किसी पर्टिकुलर चीज़ से पहले हो रहा है, यानी ए पीरियड इमीडिएटली प्रिसीडिंग एन इवेंट। यह इतना बड़ा लिखा नहीं जाएगा, आप नोट कर लो। ए पीरियड इमीडिएटली प्रिसीडिंग एन इवेंट, ए पीरियड इमीडिएटली प्रिसीडिंग एन इवेंट, ये होता है भाई रनअप का मतलब। आगे आ जाओ, इसमें और कुछ भी सिखाने वाली बात नहीं थी। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। देयर विल बी ए हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी फॉर द रैली टू एंश्योर दैट नो एंटी सोशल एलिमेंट्स ट्राइंग टू डिस्टर्ब द पीस। भाई पढ़ते के साथ एरर निकाल लिया था ट्राइंग, यानी V1 + ING। यहाँ से तो मैं सीख गया था कि मुझे ट्राई चाहिए था, लेकिन क्या मुझे ये समझ आया कि ट्राई क्यों चाहिए था। एक बात सोचो बच्चों, इसके अंदर आपको क्या दिखा? इसके अंदर आपको दैट दिखा, और दैट एक कनेक्टर था। दैट ने अगर जोड़ा तो कम से कम 2 वर्ब आनी चाहिए थी भाई। एक वर्ब तो विल बी आ गई, दूसरी वर्ब कहाँ आई? देयर विल बी। दूसरी वर्ब आई ही नहीं, टू डिस्टर्ब तो इन्फिनेटिव का काम कर रहा था, दूसरी वर्ब ही नहीं आई। इसीलिए इस ट्राइंग के पीछे से ING हटा के मैंने इसे ट्राई बनाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाया, और इसको प्लूरल बनाया। क्यों प्लूरल बनाया? क्योंकि इसका सब्जेक्ट एलिमेंट्स भी प्लूरल था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। We have already started a research project on remote voting using cutting edge technology with IIT Chennai and other leading institution and it has made good progress। भाई सीधी सी बात थी, इट्स कहाँ से आ गया? मुझे एक बात बताओ। इट्स की तो हमने एक शीट की थी, देयर इज़ अ कैच टू इट। नहीं देखी तो अभी भी देख लो, यूट्यूब पर ही अवेलेबल है। इट्स भाई जो इट्स था मैंने सीखा है, इट्स तो एक डिटरमाइनर होता है। इट्स एक डिटरमाइनर है और इसके बाद कोई ना कोई नाउन चाहिए, लेकिन यहाँ तो मुझे एक सब्जेक्ट चाहिए बच्चों, क्योंकि हैज़ वर्ब दिखी, मेड दिखी, हैज़ हेल्पिंग वर्ब दिखी, मेड वर्ब दिखी, लेकिन इसका सब्जेक्ट ही नहीं मिला। और इट्स सब्जेक्ट नहीं बनता, सब्जेक्ट बनता है इट। और ये कैसा सब्जेक्ट होता है? ये डमी सब्जेक्ट होता है, यानी इसके आगे या पीछे कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट दिया होता है। अगर वो शीट नहीं देखी तो आप अभी भी देख लो, किसी ने ली भी नहीं तो ऑफिस में आके ले लेना। देयर इज़ अ कैच टू इट की शीट्स बहुत सारी पड़ी हैं, बहुत सारे बच्चों ने नहीं ली। आगे आ जाओ। The system being developed by the IITM use blockchain for two-way remote voting at designated centers, and EC official had said when the project was started in 2020। भाई सीधी सी बात, IITM का क्या मतलब होता है? IITM इसने शॉर्ट फॉर्म बनाई IIT मद्रास की। ये M जो था मद्रास को बता रहा था। मुझे कैसे पता लगा? मैंने पहले पढ़ लिया था कि भाई IIT चेन्नई बता रहा है तो IIT मद्रास बताएगा। अब इसके अंदर कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, टेंशन की कोई बात नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढो। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या मिला? सब्जेक्ट मिला मुझे सिस्टम, और वर्ब मिली यूज़। सिस्टम एक सिंगुलर सब्जेक्ट था तो वर्ब भी कैसी लगानी थी? यूजिस, यानी वर्ब भी सिंगुलर लगानी थी, सेंटेंस करेक्ट हो जाता। आगे बढ़ते हैं बच्चों। The deepening crisis emerged weeks after Mr. Oli dissolved the lower house Pratinidhi Sabha of Parliament on December 20, which was strong opposed by Mr. Prachand and Mr. Nepal, who wanted the house to be restored। भाई नेपाल में अभी पार्लियामेंट के कुछ क्राइसिस चल रहे हैं। जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे उन्होंने इधर उधर गड़बड़ करके पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया। सीखने वाली बात आई कि पार्लियामेंट जब भी भंग होती है उसके लिए इंग्लिश में डिसॉल्व वर्ड का यूज़ होता है। ये तो डिसॉल्व वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को डिसॉल्व करना, उसको घोल देना, लेकिन पार्लियामेंट के लिए भी डिसॉल्व वर्ड का यूज़ होता है जब इसे भंग किया जाता है। और क्या सीखने को मिला? एक GS का क्वेश्चन भी निकल गया। जो नेपाल की पार्लियामेंट होती है उसका नाम है भाई प्रतिनिधि सभा। ठीक है। एक और चीज़ यहाँ मुझे सीखने को मिली, ऑन December 20, ये मेरे व्हेन का आंसर था, यानी ये एडवर्ब थी। अब बात करते हैं एरर की। हमने सीखा है 2 कोमा के बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एक बारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हटा के देखो कहाँ है? प्रतिनिधि सभा 2 कोमा के बीच की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, मैंने हटा दी। ऑफ पार्लियामेंट ऑन December 20 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, मैंने हटा दी। अब पढ़ो। द डीपनिंग क्राइसिस एमर्ज्ड वीक्स आफ्टर मिस्टर ओली डिसॉल्व द लोअर हाउस विच वॉज। लोअर हाउस को जोड़ने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन लगाया विच, और विच ने अपने से पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब ली। हाउस के अकॉर्डिंग इसने वर्ब ली वॉज। विच वॉज स्ट्रॉन्ग ओपोज्ड। भाई ओपोज कैसे किया होगा? स्ट्रॉन्ग तो एक एडजेक्टिव था, मैं कह सकता हूँ स्ट्रॉन्ग पर्सन।
मैं कह सकता हूँ एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है उसके पास कुछ करने का। यानी बच्चों स्ट्रॉन्ग तो एक एडजेक्टिव था क्योंकि इसके बाद नाउन फिट हो रहा था, लेकिन ओपोज्ड एक वर्ब थी। इसको क्वालिफाई करने के लिए मुझे एडवर्ब चाहिए थी और मैं लगा देता स्ट्रांगली, क्योंकि मैंने सीख लिया एडजेक्टिव के पीछे ly लगाने से एडवर्ब बन जाती है। आगे आ जाओ। एक चीज़ और बच्चों को लगी होगी, भाई मिस्टर नेपाल क्या है? भाई मिस्टर नेपाल किसी का नाम है, वहाँ का कोई लीडर है जो अपने नाम के पीछे नेपाल लगाता है। जैसे कोई हमारा लीडर हिंदुस्तानी लगा ले अपने नाम के पीछे, कौन मना कर सकता है? मिस्टर नेपाल एंड मिस्टर प्रचंड हैव इन रिसेंट वीक एलेज दैट मिस्टर ओली एक्टेड इन ए डिक्टोरियल मैनर एंड दैट ही हैज़ वेंट टू फार। भाई नेपाल और प्रचंड दो आदमी हैं अलग अलग, जिन्होंने कहा, इनके लिए प्लूरल सब्जेक्ट था तो इन्होंने वर्ब भी प्लूरल ली हैव। इन्होंने क्या कहा है? भाई पिछले कुछ हफ्तों में क्या हो रहा है, जो ये मिस्टर ओली है ना, ये एक डिक्टेटरशिप होती है भाई, तानाशाही, एक तानाशाही रवैये से ये काम कर रहा है। जैसे नॉर्थ कोरिया में भी एक तानाशाह है ना, वैसी चीज़ होती है। मैनर कैसे इनका? डिक्टेटोरियल मैनर है, तानाशाही रवैया है। एंड दैट ही हैज़ वेंट टू फार। भाई टू फार, देखो सीखने वाली बात यहाँ पर आई बच्चों की टू एक एडवर्ब थी। मैं कहता भी हूँ टू गुड, भाई कैसी है ये चीज़? बहुत अच्छी है, टू गुड। मैं बोलता भी हूँ टू बैड, बहुत ख़राब चीज़ है। तो जब एडजेक्टिव को कोई चीज़ क्वालिफाई कर रही है तो वो तो एडवर्ब होनी चाहिए, यानी टू एक एडवर्ब थी। और फार, भाई फार एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। सीखने वाली बात आई, मुझे दिखा हैज़, और मैंने तो सीखा है हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ हैव हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ लगा दिया वेंट। तो यहीं पर गलती कर गया, इस वेंट की जगह लगा देता गोन। हैज़ गोन छूफा। भाई उसके जो तानाशाही तरीके से काम करने का तरीका है वो बहुत आगे बढ़ चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं एक बारी। एक कंट्रोवर्सी वाज स्टिर्ड इन गाजीपुर। भाई स्टिर का मतलब एक तो होता है मिलाना, हम कहते भी है स्टिर द शुगर वेल इन द मिल्क। भाई दूध में चीनी अच्छे से मिला दो। स्टिर का एक मतलब तो होता है, एक स्टिर का मतलब होता है उकसाना किसी चीज़ को, टू अराउज। भाई किसी चीज़ को आपने उकसा दिया। तो ये क्या कहता है? एक कंट्रोवर्सी उठी। कब उठी कंट्रोवर्सी? भाई कंट्रोवर्सी वाज स्टिर्ड इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश आफ्टर police allegedly issued notice to petrol pumps asking them not to sell fuel to tractor owners to prevent them from participating in the proposed tractor march as part of the ongoing farm protest on Republic Day। भाई कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, घबराने की आवश्यकता है नहीं, बहुत आसान तरीके से एरर मिल जाते हैं। सबसे पहले इसकी हिंदी देखते हैं। हिंदी कहता है कि भाई गाजियाबाद में कंट्रोवर्सी उठी। कब उठी? जब पुलिस ने नोटिस इशू किए पेट्रोल पंप वालों को कि भाई जो भी ट्रैक्टर पर आए उसे पेट्रोल ही मत दो, ताकि वो जो रैली चल रही है दिल्ली में उस रैली का हिस्सा ना बन पाए। अब सीखने वाली बात मिली, भाई पुलिस ने नोटिस किसको दिया? पेट्रोल पंप्स को दिया। और एक ही नोटिस दिया था क्या? एक ये पंप था, एक ये पंप। भाई एक ही पेट्रोल पंप को नोटिस दे दिया क्या? मुझे एक बात बताओ, ये भी पेट्रोल पंप, यहाँ यहाँ यहाँ, ये सारे पेट्रोल पंप थे। पुलिस ने इनको एक नोटिस भेजा नहीं, पुलिस ने इन सबको नोटिस भेजे बच्चों, सबको नोटिस भेजे। इसीलिए यहाँ पर मुझे नोटिस नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था? इसके पीछे एस लगा के नोटिस चाहिए था। आ जाओ, इसके अंदर कोई वोकैब सीखने वाली थी ही नहीं, सारी वोकैब आपको आती है। एलिजेडली का मतलब होता है, मैंने बताया भी था, कथित तौर से, कथित रूप से, ठीक है। वाइल सच नोटिस इश्यूड टू पेट्रोल पंप were shared wide on social media, reports of legal notices sent to tractor owners asking them not to run their vehicles on the road till January 26 or face action also emerged। ये कहता है भाई जो ऐसे नोटिस भेजे गए थे ये सोशल मीडिया पर बहुत वाइडली तरीके से स्प्रेड हो गए। देखो शेयर किया, यानी शेयर एक वर्ब थी। हम भी कहते हैं वीडियो को शेयर कर दो, आप करते तो हो नहीं पर कोई बात नहीं। शेयर एक वर्ब थी, V2 थी। और कैसे शेयर किया? वाइडली, बहुत ज़बरदस्त तरीके से शेयर किया, यानी इसको क्वालिफाई करने के लिए एक एडवर्ब चाहिए थी। भाई इस वीडियो को भी आप वाइडली शेयर कर दो, आपका भी थोड़ा भला हो जाएगा, आपके साथियों का भी भला हो जाएगा। तो वाइडली का मतलब ही होता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत अच्छे से शेयर कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ एरर यही था भाई, वाइडली एक एडवर्ब चाहिए थी क्योंकि इस वर्ब को क्वालिफाई करवाना था। The police said a notice had issued by mistake from the सुहेवाल थाना स्टेशन बट द ऑर्डर was withdrawn। पुलिस वालों ने क्या कहा भाई कि नोटिस गलती से इशू हो गया, हमने जानबूझ के नहीं किया। एक बात बताओ, नोटिस अपने आप ही इशू हो गया क्या?
क्या नोटिस इस वर्ब का डूअर था? नोटिस इस वर्ब का डूअर नहीं था बच्चों, नोटिस इस वर्ब का रिसीवर था। और नोटिस इस वर्ब का रिसीवर था तो हैड नहीं, हैड बीन, क्योंकि पैसिव फॉर्मेशन चाहिए थी। ये तो हमने सीखा है, जब सब्जेक्ट वर्ब को खुद करता है बच्चों तो वहाँ एक्टिव वॉइस होती है, और जब सब्जेक्ट इस वर्ब का रिसीवर बन जाता है तो पैसिव फॉर्मेशन बनाते हैं। तो यहाँ क्या बनाना था? हैड बीन इश्यूड। आगे आ जाओ। द टॉप ह्यूमन राइट बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैव अर्ज्ड द इंडियन गवर्नमेंट टू रिलीज द एक्टिविस्ट हु आर इन प्रोटेस्ट फॉर द 2018 भीम कोरमा गांव केस एट वेरी लिस्ट ऑन दी बेल। भाई सीधी सी बात थी, नोटिस किसने भेजा होगा? ह्यूमन राइट्स बॉडी ने नोटिस भेजा, और बॉडी सिंगुलर है या प्लूरल है? बॉडी तो सिंगुलर है, इसीलिए हैज़ की बजाय, हैव की बजाय मुझे हैज़ लगाना था, यही सेंटेंस का एरर था। यहाँ एक और सीखने वाली बात मिली, एक फ्रेज़ होता है एट दी वेरी लिस्ट। एट दी वेरी लिस्ट का भी वही मतलब होता है भाई, एट लिस्ट। ये कह रहे हैं एक नोटिस भेजा ह्यूमन राइट्स वालों ने कि भाई जो 2018 में हिंसा हुई थी भीमा कोरा गाँव में, उसमें जो भी एक्टिविस्ट हैं उनको कम से कम जमानत पर तो बाहर भेज दो, जेल में रखा हुआ है 2 सालों से, कम बेल तो दे दो। द ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट रेज्ड कंसर्न्स ड्यूरिंग द वीकली ब्रीफिंग। इसके अंदर मुझे कोई एरर नज़र नहीं आया, कोई इशू नहीं है। ऑफिस क्या था? सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के लिए वर्ब आई रेज्ड कंसर्न, इसने अपनी चिंताएं व्यक्त की ड्यूरिंग द वीकली ब्रीफिंग। सीखने वाली बात एक जरूर नज़र आई, वीकली। ये जो वीकली था बच्चों, ये 2 तरीके से काम करता है, एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। जैसे मैं आपसे बोल सकता हूँ कि ये मेरी वीकली टास्क है, हर हफ्ते मुझे ये टास्क मिलते हैं, या ये मेरी वीकली रिपोर्ट है, हर हफ्ते की रिपोर्ट है। और यही वीकली मेरे व्हेन का आंसर भी है। मैं कहता हूँ कब मुझे रिपोर्ट करनी होती है, आप कहते हो वीकली, भाई हर हफ्ते आपको रिपोर्ट करनी होती है। तो ये जब व्हेन का आंसर बन जाता है तो ये किसकी तरह काम कर जाता है बच्चों? तो ये एडवर्ब की तरह काम कर जाता है, नहीं तो यही वीकली एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। ये सारी चीज़ें सीखनी इसलिए ज़रूरी है भाई, क्योंकि हमें फंक्शनल ग्रामर सीखनी है कि कौन सा वर्ड कैसे काम कर रहा है। ग्रामर तो स्कूल में भी पढ़ी थी, चलो सीखी नहीं, मैंने भी नहीं सीखी थी, लेकिन फंक्शनल ग्रामर भी सीख लेंगे तो फिर कभी गलती होगी ही नहीं। आगे आ जाओ। फॉर द पास्ट 20 डेज रोजी बेहरा 20 इज़ वर्किंग टू बिल्ड ए रोड नियर हर विलेज इन उड़ीसाज पुरी डिस्ट्रिक्ट वेयर इंस्टेड ऑफ पुटिंग हर सिविल इंजीनियरिंग skills to work, she carries mounds of earth on her head as a daily wager under the मनरेगा scheme, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये कहता है भाई मोन्ड्स ऑफ अर्थ, मोन्ड्स ऑफ अर्थ होता है मिट्टी के ढेर, जो ये लेबर वगैरह मिट्टी के ढेर अपने सर पे उठा के नहीं रखते, इन्हें कहते हैं मोन्ड्स ऑफ अर्थ। भाई ये मिट्टी के ढेर है। ये कुछ ऐसी सेंस दे रहा है कि भाई एक लड़की है जिसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, लेकिन फिर भी वो ये काम कर रही है लेबर की तरह। और कब से कर रही है? पास्ट 20 डेज। भाई पास्ट 20 डेज से कर रही है, तो यहाँ फुल स्टॉप आएगा या एक इवेंट, यानी कुछ तो काम किया ही है, कुछ तो काम हुआ ही। और जब भी कुछ भी काम हुआ होता है बच्चों, तो हम वहाँ कॉन्टीन्यूस नहीं, हम वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस लगा देते हैं। ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूस लगाएंगे तो या इज़ वर्किंग की बजाय मैं क्या लगा सकता था? हैज़ बीन वर्किंग। मैं क्या लगा देता? मैं लगा देता हैज़ बीन वर्किंग। नेक्स्ट सेंटेंस को एक बारी देख लो। शी सेड शी बिलोंग्स टू ए शेड्यूल्ड क्लास, सॉरी शी said since she belongs to a scheduled caste, her tuition fees would be borne by the government, but she could not afford the hostel fee। भाई हमें पता ही है मोडाल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक पैसिव फॉर्मेशन होती है, और यहाँ तो मुझे सीधा सीधा ही दिख गया था कि बाय था, यानी एक पैसिव फॉर्मेशन थी। और पैसिव फॉर्मेशन थी तो वुड भी ओके था, बी भी ओके था, बोर नहीं। बियर बोर बोर्न, भाई यहाँ बोर्न आना था, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी थी। ठीक है, कोई भी इशू इसके अंदर नहीं है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी थी, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, V2 लगा रखी थी इसने। आगे आ जाओ। इन 2019 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट वाज सीन वर्किंग अंडर दी मनरेगा। ये गलत लिख दिया क्या इसने? मनरेगा आना था, एक मिनट ना, महात्मा गांधी। ठीक है भाई, मनरेगा इसको बोलते हैं, चीज़ का साइलेंट होता है। मनरेगा इन बालिंगर डिस्ट्रिक्ट आफ्टर ही लॉस्ट हिज जॉब इन चेन्नई। भाई सीधी सी बात, इसके अंदर 2 एरर दिखे। 2 एरर क्या दिखे? एक एरर तो मुझे दिखा टेंस का, मुझे टेंस का एरर दिखा बच्चों कि पहले उसने अपनी जॉब खोई, तो मैं हैड लॉस्ट लगा देता। भाई 2 काम जब भी पास्ट में हो और एक काम पहले ही हो जाए तो वो वाला काम परफेक्ट टेंस में होता है। हमने सीखा भी था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर दी डॉक्टर के। भाई 2 काम पास्ट में हो और उन 2 कामों में भी एक काम पहले हो जाए तो वो
पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। इसके ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ एक और ऑब्वियस सा एरर दिखा, मुझे दिखा ए इंजीनियरिंग नहीं, एन इंजीनियरिंग। जब दो एरर दिखे तो मार्क क्या करोगे भाई? जब दो एरर दिखे तो उस एरर को मार्क करो जो ऑब्वियस हो। यहाँ पढ़ते ही एरर मिल गया तो मैं यहीं पर एरर लगा सकता था। और दूसरी चीज़, टेंस का एरर वैसे भी जब मार्क करते जब या तो बहुत ही ऑब्वियस हो या और कोई एरर नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ एन इंजीनियरिंग आना था। ये सेंस भी बिल्कुल ओके थी, कोई ज़रूरी नहीं था भाई, पास्ट में भी यूज़ कर सकते थे, कोई इशू था ही नहीं। यानी यहाँ एरर एन का था, टेंस वाला एरर तब तक नहीं लगाएंगे जब तक कोई और एरर ना दिख जाए, या फिर बिल्कुल ही गलत तरीके से टेंस का यूज़ कर रहा हो तब तक। आगे कहते हैं आई कुड नॉट फाइंड एनी अदर ऑप्शन फॉर अर्न मनी। भाई फॉर अर्न मनी नहीं, मनी तो एक नाउन था और अर्न एक वर्ब थी और फॉर एक प्रेपोजिशन थी। अब प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए था, मनी आ गया, लेकिन मनी को क्वालिफाई कौन करता? एक एडजेक्टिव करता। इसीलिए मैं यहाँ क्या लगा देता बच्चों? फॉर अर्निंग मनी। इसीलिए मैं इस V1 के पीछे ING लगाता ताकि एडजेक्टिव की तरह काम कर जाए। तो यही थी आज की डेली डोज। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करो, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करो, और कमेंट में ज़रूर बताओ भाई क्या गलती हो गई हमसे, क्या हो गया जो आपको पसंद नहीं आ रहा। थैंक यू फ्रेंड्स।